लक्ष्य कोचिंग सेंटर वाणा में आपका स्वागत है। कल हमने एंशिएंट इंडिया एक प्रकार से स्टार्ट ही करती थी, जिसमें हम जो 16 जनपद हैं उनके बारे में, जो राजाएं हैं राजा के बारे में स्टार्ट कर दिया था। और मगध का एक प्रकार से उत्कर्ष हो गया था। मगध के बारे में हमने पहले बताया था। एक पहले सबसे स्टार्टिंग का वंश था वो आर्य का वंश था, और आर्य का वंश हमने खत्म किया। आर्य के वंश के बाद आया नागवंश, और नागवंश के बाद आया नंदवंश। नंदवंश के बाद हम पहले पढ़ेंगे दो आक्रमण जो इसी के दौरान हुआ है। नंदवंश मतलब नंदवंश है उसी में हुआ, एक तो उसी के दौरान, एक उससे पहले हुआ है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण। जो ईरानी आक्रमण है ना, ईरान में एक वंश था अखामनी वंश। ईरान में एक वंश था, क्या नाम था? अखामनी वंश। जो ये अखामनी वंश है ना, इसका राजा था साइरस। मतलब इसमें इसका जो रूलर था, इसमें जो शासक था उसका क्या नाम था? साइरस। और साइरस ही वो व्यक्ति है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किसने किया? साइरस ने किया। साइरस ही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप को हुई, यह बात ध्यान रखियो, उपमहाद्वीप पर सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, याद रखना, ठीक है। साइरस कौन सा व्यक्ति है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण करा? इसी साइरस का एक बेटा था, इसी का एक बेटा था जिसका नाम था कि दारा। और इस दारा ने ही क्या करके डेरियस, ठीक है, इसी दारा ने क्या करके डेरियस, ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक मैंने स्टार्टिंग करी किससे? आक्रमण से, ईरानी आक्रमण से। जो सबसे पहले भारत में जो आक्रमण हुआ है, भारत में नहीं कह सकते, भारतीय उपमहाद्वीप में कह सका। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में जो आक्रमण हुआ है वो कौन करा है? साइरस करा है। और साइरस ईरान का शासक था। एक वंश था ईरान में, अखामनी वंश। इसी अखामनी वंश का एक राजा था साइरस। और साइरस ही भारतीय उपमहाद्वीप और भारत में क्या अंतर है पता है? जो भारत लगते हुए है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, मतलब ये प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था एक प्रकार से, ठीक है ना? क्लियर हो गया है? अखंड भारत कैसे कहा? मतलब जो पहला जो मतलब टुकड़े नहीं हुए थे भारत के, उसमें, ठीक है, वो है भारतीय उपमहाद्वीप। जो अपना भारत है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण कराया था डेरियस ने। जो यू डेरियस है ना, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कितना कराया था? आक्रमण कितना कराया था? इसी डेरियस से नाम और कब कराया था? 518 BC ईस्वी पूर्व। क्लियर हो गया? समझ में आई? कौन सा शासक ऐसा है जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया? वो डेरियस। वो कौन सा शासक है? वो कौन सा शासक है? और कैसा मुस्लिम शासक है जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? पहला मुस्लिम शासक तो कौन सा है? मोहम्मद बिन, अच्छा
मोहम्मद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था, और वैसे भारत का पहला आक्रमण किसने कराया था? डेरियस ने, याद रखना। और भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण कराया था साइरस ने। ये बात 5-4 बात है, ये याद रखना, ठीक है, क्लियर होगी। जो भारत को जो आक्रमण कराया था डेरियस ने, जो इसकी जानकारी है ना, जो इसकी जानकारी है, इसकी जानकारी एक अभिलेख है, क्या नाम है अभिलेख का? बैस्तुन अभिलेख, बैस्तुन अभिलेख। इसकी जानकारी बैस्तुन अभिलेख में मिलती है, याद रखना, क्लियर हो गया। जो ये आक्रमण है, भारत का पहला आक्रमण किसने कराया था? डेरियस ने कराया था। भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला आक्रमण साइरस ने किया था। इनकी जानकारी एक बैस्तुन अभिलेख है, उसमें मिलती है, यह बात ध्यान में रखना। इसी के बीच जो ये आक्रमण है, इन्हीं के बीच या इसी के बीच में, इसी के बीच भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ, ठीक है। जो ये युद्ध है, अटैक है, ईरान भारत में आ गया, अटैक कराया, मतलब जीत्या ने एक प्रकार से कह कहा, फिर एक प्रकार से व्यापार की शुरुआत जो भारत और चाइना के बीच में हुई है ना, वो इन्हीं युद्धों के बीच में हुई है। इसी के बीच में भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत होगी। और याद रखना, जो भारत में लिपियों की शुरुआत हुई थी, वे कौन सी लिपियों की शुरुआत हुई थी? खरोष्टी लिपियों में, याद रखना। उस टाइम पर भारत में खरोष्टी लिपि, उस टाइम पर भारत में कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। जो खरोष्टी लिपि है ना, वो कौन सी लिपि है? राइट टू लेफ्ट, मतलब कैसे लिखी जाती? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। या कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि। यो एक प्रकार से अपन ईरान ने आक्रमण बढ़िया है, याद रखना। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण कराया था, वो किसने कराया था? ईरानियों ने कराया था। ईरान में एक वंश था अखामनी वंश, और अखामनी वंश में जो रूल कराया था, वो कौन कराया था? साइरस। साइरस ही वो व्यक्ति है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला अटैक कराया था। इसी का बेटा था एक दारा, और जिसे हम डेरियस के नाम से जाना, ठीक है। यो वो व्यक्ति डेरियस जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कराया था 518 BC में, याद रखना। और इनकी जानकारी हमें बैस्तुन अभिलेख से मिलती है, और यहीं से लिपि की शुरुआत हुई थी। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। और इन्हीं के बीच में, यहीं से भारत और ईरान के बीच में क्या स्टार्ट हुआ था? व्यापार स्टार्ट हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो खरोष्टी लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखी का है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे चला, इससे आगे आ जाओ यूनानी आक्रमण। इससे आगे आ जाओ यूनानी आक्रमण। बस दूसरा आक्रमण पढ़ाइए, यूनानी आक्रमण। ये जो यूनानी आक्रमण है ना, देखो सभी ने पता है, इंडिया
इंडिया है भारत के मैच में, इस साइड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड ईरान पड़ा है, ठीक है। और ईरान से इस साइड पड़ा है यूनान, ठीक है। क्लियर हो गया। if यूनानी आक्रमण करेंगे तो पहले कहाँ आओगे ईरान, पर फिर आओगे भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप, पहले ही भारत का ही सारा का सारा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। देख यूनान में एक जगह थी मकदूनिया, पहला तो याद देखोगे यूनान में एक जगह थी जिसका नाम क्या था मकदूनिया, और मकदूनिया में ही एक राजा था, राजा फिलिप। इसी मकदूनिया में रूल कौन कर रहा था, रूल कौन कर रहा था, राजा फिलिप। जो राजा फिलिप है ना, राजा फिलिप है, उसी का बेटा था, राजा फिलिप का ही एक बेटा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर। और इसी अलेक्जेंडर ने क्या करते सिकंदर। और किस तरह प्रसिद्ध हुआ सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान के नाम से सिकंदर फेमस है, ठीक है। अब देखो मकदूनिया बता दिया, यूनान में एक जगह है, वहां का राजा था फिलिप, राजा फिलिप क्या करते हैं, और राजा फिलिप का एक बेटा कौन था, सिकंदर अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर ने ही क्या करते सिकंदर करते। यूनान और भारत के बीच में क्या था, ईरान। अगर यूनान में भारत में आना है तो पहला कितना आक्रमण करेगा, याद रखिए ईरान। एक यूनानिया ने मन बना लिया आक्रमण करने का, मतलब सिकंदर ने मन बना लिया आक्रमण करने का कितने भारत पे। एक भारत में अटैक करने से पहला इसने कहाँ जाना पड़ेगा, ईरान में जाना पड़ेगा, और ईरान से फिर भारत में आएगा। तो याद रखना सिकंदर एक ऐसा महान राजा था, पहले तो उसा ईरान में, ईरान में जितने भी राजा आए सभी को क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है, पराजित कर दिया। और लगभग जितने राजा सिकंदर के सामने आए सभी ने क्या किया, आपको समझना, ठीक है। याद रखना भारत और यूनान के बीच में क्या है, अभी बीच में क्या है, ईरान। तो सिकंदर ने पहले ईरान पर आक्रमण किया, ईरान पर आक्रमण करने के बाद, ईरान के में आक्रमण करने के बाद कहा उसे पाकिस्तान, पाकिस्तान पहले कहाँ हिस्सा था, कहाँ का हिस्सा था, अपने भारत का हिस्सा था, ठीक है। सिकंदर ने पहले तो ईरान पर आक्रमण किया, जितने भी राजा थे ईरान में जो एक सामने आए सभी को पराजित किया, जो अकड़े को तो पराजित किया, मतलब जो उसके सामने टकराए, और जो ना टकराए उन्होंने उसके सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। याद रखना ईरान के बाद, ईरान के बाद सिकंदर कहाँ हुआ भाई, सिकंदर कहाँ हुआ है, भारत में। और भारत में एक स्थान था तक्षशिला, और तक्षशिला का राजा था राजा अम्बी, राजा अम्बी, याद रखना राजा अम्बी, ठीक है। क्लियर होया या नहीं हुआ। जो ये राजा अम्बी है इसने भी इसके सामने क्या किया, राजा अम्बी ने भी इसके सामने क्या किया, राजा अम्बी ने भी
सिकंदर के सामने किए गए आत्म समर्पण। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ा और यहां पर एक नदी है विशिष्टा। क्या नदी है भाई? फिर वो आगे बढ़ा और किस नदी के किनारे पहुंच गया? विशिष्टा नदी के किनारे। और विशिष्टा नदी ने ही के वहां, विशिष्टा नदी ने ही के वहां आइडेस फिश, आइडेस फिश का युद्ध, आइडेस फिश का युद्ध। इस नदी पर आने के बाद सिकंदर का सामने एक राजा है, राजा पोरस। और जो राजा पोरस था वो कौन से वंश से था? पौरव वंश से। याद रखियो, कौन से वंश से था ये राजा पौरव वंश का एक राजा था, राजा पौरव। और इसी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ है, किस किस के साथ, किस किस के बीच में? एक तो पोरस और सिकंदर। और ऐसा घमासान युद्ध हुआ है कि सिकंदर इसमें घायल भी हुआ है। और पोरस में जीत गया है, पोरस की में जीत होती है, लेकिन इतनी बहादुरी तक जो पोरस लड़ा था ना, उसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर क्या हुआ? बहुत हैरान हुआ। और जीतने के बाद भी सिकंदर पोरस को नहीं मारता, जीवित छोड़ते। यह बात ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? और इसी ने जो विशिष्टा या आइडेस फिश है, इसी के तरफ का युद्ध हुआ ना, इसलिए को वहां आइडेस फिश का युद्ध। और जो ये युद्ध हुआ है, याद रखना, ये युद्ध हुआ है 326 बीसी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो युद्ध है सिकंदर और पोरस के बीच में, ये युद्ध कब हुआ है? 326 बीसी में, जिसने कि वहां आइडेस फिश का युद्ध। ठीक है, क्लियर हो गया? पौरव वंश का राजा पोरस के बीच में हुआ है। और जैसे सिकंदर बाट में पहुंचा तो सबसे पहले पहुंचा था तक्षशिला। तक्षशिला में जो राज कराया था राजा आम्बी, आम्बी ने भी के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद वो आगे बढ़ा भारत की ओर, तो कहां पहुंचा? पोरस टकरा था जहां विशिष्टा नदी, और विशिष्टा नदी ने के वहां आइडेस फिश, और इसलिए इनके को वहां आइडेस फिश का युद्ध। यहां तक क्लियर हो गया? जैसे सिकंदर ने पोरस की बहादुरी देखी तो वही चकित हो गया। अगर मैं स्टार्टिंग में इतने ताकतवर आ जाता है, टकरा लिया, तो भारत में बढ़ूंगा, घुसूंगा, तो वही इससे खतरनाक राजा ने, इसलिए वो भारत में एक ही युद्ध करा है, मेनली भारत में एक ही युद्ध करा है। कौन सा? आइडेस फिश का युद्ध। और आइडेस फिश का युद्ध करने के बाद वो वापस लौट जाए। इस युद्ध में वो घायल भी हो जाए, चोटें भी लाई जाए, और 3 साल जीवा है, 323 में उसकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? यो युद्ध जीतने के बाद ना, यो युद्ध जीतने के बाद इसने यहाँ पर भारत में ही 2 शहरों की स्थापना करी थी, याद रखना। एक तो विजयनगर, वो विजयनगर दूसरा है जो कर्नाटक में है, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में एक नगर है विजयनगर। और एक उका घोड़ा का नाम था मुक्का फैला, याद रखना। कर दो रहा मतलब ये युद्ध जीतने के बाद सिकंदर 2 शहरों की स्थापना करेगी, 2 शहरों या 2 नगरों की स्थापना करेगी। ठीक है, नगरों की स्थापना करता है। कौन कौन से नगर? अभी एक तो घोड़े के नाम पे
बुका सेला, याद रखना अपने घोड़े के नाम से। के नाम से कैसे रखा भाई? घोड़े का नाम था बुका सेला, और बुका सेला तो घोड़े के नाम पे शहर का नाम टेक दिया और बुका सेला शहर की स्थापना कर दी। और एक और नगर याद रखना भाई, विजयनगर। ठीक है, ये विजयनगर वो विजयनगर नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद वो कहाँ लौट गया भाई? वापिस लौट गया। इसके बाद वो वापिस लौट गया। कौन वापिस लौट गया? सिकंदर। ठीक है, और याद रखना सिकंदर की यहीं से तबीयत खराब हो गई थी, यहीं वो घायल हो गया था और तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत 323 बीसी में हुई, याद रखना। ठीक है, 326 में तो क्या करा उसने? आक्रमण कराया। ठीक है, 326 में घायल हो गया था, चोट लग गई थी, जीत बेचल रहा था। 2 नगरों की स्थापना करके वो वापिस यूनान लौट गया, यूनान लौट गया। और यूनान में बेबीलोन के अंदर याद रखना कहाँ मृत्यु हुई थी? याद रखना बेबीलोन में इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। भाई ये बीसी का मतलब है उल्टे चाल रहे हैं, पहला बड़ा तो छोटा। ठीक है, पहला ईरानी आक्रमण नहीं हुआ था 518 में बाद, पहला आक्रमण किसने कराया था? डेरियस ने कराया था। फिर उस तक बच्चे कौन ला रहे हैं? 326 में अटैक कराया, उसके बाद 323 में इसकी मृत्यु होगी। ये तो एक की मृत्यु बेबीलोन में, याद रखना। ठीक है, जैसे याद रखना एक बात और, जैसे वो लोग क्या है भारत है तो एक का प्रधानमंत्री था, या कैसा इसका एक मंत्री था सेल्यूकस निकेटर। मतलब कैसा लौटने से पहले सिकंदर ने अपना जीता हुआ साम्राज्य अपने मंत्री के नाम, उस मंत्री का सेल्यूकस निकेटस के नाम था। सेल्यूकस निकेटस को दे दिया था। और देके सेल्यूकस निकेटस को और कित लौट गया? अपने घर लौट गया और बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु हुई। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कौन था? सिकंदर था। यहाँ तक क्लियर हो गया? यह नहीं गया? दोबारा समझाऊं एक बात, दोबारा एक्सप्लेन करा देवी। अपन पहले करा ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण तो समझ में आएगा हुआ। इसके बाद हमने स्टार्ट करा यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में एक जगह थी, के नाम था जगह का नाम, क्या नाम था? यूनान में एक जगह थी, क्या नाम था उसका? है मकदूनिया। और मकदूनिया में कौन था? राजा फिलिप। और राजा फिलिप का बेटा था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर ने मन बना लिया भारत पर आक्रमण करने का। और भारत को आक्रमण करना है तो बीच में क्या होगा? ईरान। पहले तो उसने ईरान के जितने राजा थे उनको हराया। ईरान को हराने के बाद कहाँ घुसा? भारत में। और भारत में सबसे पहले कहाँ घुसा था? तक्षशिला में एक राजा टकराया उससे, राजा आम्बी। और राजा आम्बी ने जिसके सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। फिर वो आगे बढ़ा और एक नदी पर आ गया, वित्तिस्ता नदी। और वित्तिस्ता नदी लेके कहाँ? नदी।
और इसी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं वहाँ आयरस पेज का युद्ध, ठीक है। और पोरस किस वंश का था? पौरव वंश का। और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ है, इसी युद्ध को कहते हैं वहाँ आयरस पेज का युद्ध। यहाँ से क्लियर हो गया। ये युद्ध में सिकंदर पोरस की वीरता को देखकर, मतलब सिकंदर ये युद्ध जीतने के बाद भी पोरस की वीरता को देखकर क्या करते हैं? पोरस को छोड़ देता है, ठीक है। और युद्ध जीतने के बाद इसने बाद में 2 शहरों की स्थापना करवाई, एक तो अपने घोड़े के नाम पर भूखा फैला और एक विजयनगर, ठीक है। क्लियर हो गया। इस युद्ध में घायल हो गया और सेल्यूकस निकेटस को अपना सारा साम्राज्य सौंपकर है वापस कहाँ लौट गया? यूनान लौट गया और वहीं पर बेबीलोन के अंदर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? और याद रखना आयरस पेज का युद्ध कब हुआ है? 326 ईसा पूर्व या बीसी, ठीक है। ये हमने 2 युद्ध पढ़े। क्या ये दोनों के दोनों युद्ध समझ में आए या नहीं आए? इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश पढ़ने से पहला हम इसके कुछ स्रोत पढ़ेंगे जिस तरह हमने मौर्य वंश की मिला है जानकारी। कुछ तो ऐसी बुक है जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चल रहा है। जैसे एक बुक है, जो एक बुक है और चाणक्य ने लिखी थी, और चाणक्य ने विष्णुगुप्त भी क्या करते, चाणक्य भी क्या करते और क्या करते भाई? चाणक्य ने क्या क्या करते थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सारे के सारे नाम किसके थे? चाणक्य के ही। एवं पढ़ेंगे मौर्य वंश के थोड़ा बुक अभिलेख स्तंभ ये बनवाएंगे पहले। एक डालो हेडिंग मौर्य वंश। जो में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ना, वो मिलती है जो ये सोर्स है, जो इसके सोर्स है, वे सोर्स पहले तो कुछ बुक्स लिखो। जैसे एक बुक है भाई अर्थशास्त्र, और जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी थी? चाणक्य ने। और चाणक्य ने क्या क्या करते? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। या विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, सारे के सारे क्या करते? चाणक्य ने क्या करते। और इसकी अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? मौर्य वंश का। यहां तक क्लियर होगी। इसके बाद एक बुक और इंडिका, किसने लिखी है? मैक्सवेल ने। इसके बाद एक बुक और याद रखना, और उस बुक का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। अगला मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी हुई? विशाख दत्त ने। इसके बाद कल्पसूत्र, किसने लिखी थी? भद्र बाहु ने। लास्ट एक और लिख दो, और यह है कथाश्रित सागर। कथा सरित सागर, ये बताओ किसने लिखी? बता सको? सोमदेव ने। ये 6 किताब याद रखनी है। इंडिका,
अर्थशास्त्र, महाभाष्य, मुद्रा राक्षस, कलसूत्र और कथाश्रित सागर। कथाश्रित सागर सोमदेव ने, कलसूत्र भद्रभाव ने, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, महाभाष्य पतंजलि ने, इंडिका मैक्सपीरिस ने और अर्थशास्त्र चाणक्य। क्लियर हो गया। ये तो कुछ बुक है जो किसके बारे में बताओ है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, कुछ और स्रोत हैं, अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है। और याद रखना, अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और याद रखना जो अशोक के अभिलेख है ना, वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, खरोष्टी और खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी एंड ब्राह्मी लिपि में कौन से अभिलेख लिखे हुए हैं, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में कौन से अभिलेख लिखे हुए हैं भाई, अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं। और जो अशोक के अभिलेख है सबसे पहले किसने पढ़े थे, अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप या ऐसे लिख लो, तो ये लिखो प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। यहां तक समझ में आया। अशोक के कितने भी लेख हैं, अशोक के कितने भी लेख हैं, इन अभिलेखों में याद रखना 14 शिलालेख हैं। इन अभिलेखों में 14 शिलालेख या 14 अभिलेख है। इसका शिलालेख भी कह लो या अभिलेख कह लो। और इन्हीं के अंदर 7 स्तंभ है, 7 स्तंभ और 14 शिलालेख या अभिलेख हैं, याद रखना। क्लियर हो गया। ये 6 बुक बताए जिसमें मौर्य वंश के बारे में अपन है जानकारी मिल रहा है। और वही अशोक के अभिलेखों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिल रहा है। सबसे पहले तो मौर्य वंश की जानकारी हमें अपने आप में प्राप्त हुई थी, वो इस अभिलेखों के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। और सबसे पहले ये अभिलेखों को किसने पढ़ा था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, और इन अभिलेखों के अंदर 14 शिलालेख या 14 अभिलेख और कितने स्तंभ, 7 स्तंभ। क्लियर हो गया। अब इन 14 अभिलेखों में जो मैंने अभिलेख है वो और स्तंभों को हम पढ़ेंगे। पहला हो 14 शिलालेख या 14 अभिलेख। कहता रूप पहला लिखो 14 शिलालेख या कैसे टाइम है अभिलेख। इसमें जो पहला अभिलेख है, जो इसमें पहला अभिलेख या शिलालेख है, अशोक का पहला अभिलेख, इसी में कहा कि जो राजा है, इसमें ये कहा कि इसमें जो पहला अभिलेख है ना, इसमें ये कहा है कि संपूर्ण प्रजा राजा की
संतान है। ठीक है ना, जैसे राजा की संतान होती है ना, उसी प्रकार मतलब जिस प्रकार संतान होती है ना, उसी प्रकार संपूर्ण साम्राज्य है और उस संपूर्ण साम्राज्य का एक राजा है जो मेन हेड है। जितने भी उसकी प्रजा है उसकी किसके बराबर है? संतान के बराबर है। याद रखना, संपूर्ण प्रजा राजा की संतान है। इसी में वन्य जीव संरक्षण, इसी में वन्य जीव संरक्षण और पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बारे में बताया गया है। जो पहला शिलालेख है उसमें क्या दिखाया गया है? इसमें ये दिखाया गया है कि संपूर्ण प्रजा राजा की संतान है। वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताया गया है और भाई पशु बलि पर रोक इसके बारे में बताया गया। ये पहला उसका क्या भी अभिलेख या कैसे कहा शिलालेख, और शिलालेखों पर जो लिखे गए हैं उन्हीं को क्या कहना? अभिलेख। क्लियर हो गया? एक जो दूसरा अभिलेख है उसमें बताया है कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करवाना किसका दायित्व है? राजा का। मतलब जो दूसरा शिलालेख है उसमें क्या बताया गया है कि राजा का क्या कर्तव्य है? जो जैसे हम राजा के कर्तव्य को डालना भी चौथा पार्ट में आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 36 है, 51। ठीक है, इसमें भी राजा का कर्तव्य दिखाया गया है। और राजा का क्या कर्तव्य दिखाया गया है? जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करना। ठीक है, समझ में आएगी? जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करना। और भी याद रखना, पशु और मानव चिकित्सा, पशु और मानव चिकित्सा के बारे में कहाँ दिखाया गया है? कहाँ दिखाया गया है? सेकंड अभिलेख। दो भी लेके याद होगी। पहले अभिलेख में तो बताया गया है कि संपूर्ण जो प्रजाओं राजा की संतान है, वन्य जीव संरक्षण और पशु बलि पर प्रतिबंध। दूसरा शिलालेख में बताया गया है कि जो राज्य का कर्तव्य है वो जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करे और मानव और पशु चिकित्सा है। ये किस में दिखाया गया है? सेकंड अभिलेख में या सेकंड शिलालेख में। तीसरा अभिलेख आता है। तीसरा अभिलेख में क्या दिखाया गया? ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान व एक महामात्य की नियुक्ति। महामात्य की नियुक्ति। और महामात्य क्या है? प्रधानमंत्री ने क्या करते उस टाइम पे? महामात्य। याद रखो। क्लियर हो गया? ये तीन अभिलेख याद हुए या नहीं हुए? ब्राह्मण का सम्मान इसमें दिखाया गया है और महामात्य की नियुक्ति तीसरा अभिलेख में। सेकंड अभिलेख में राजा का कर्तव्य दिखाया गया है और पशु और मानव चिकित्सा के बारे में। ये बात जो सीधा चौथा निपटते पांचवा पढ़ाएंगे। ठीक है, धर्मात्य समझो। धर्मात्य की नियुक्ति किसमें पढ़ा? पांचवें में। तीन में तो महामात्य की नियुक्ति और पांच में धर्मात्य समझो कि हुए जो धर्म के विशेषज्ञ हुए हैं उन्हें धर्मात्य को। ठीक है, 5 क्लियर हो गए।
इसके बाद आ जाओ 7 में अशोक का सबसे लंबा विलेख एक फरमा हुआ है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी में मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण के बारे में दिखाया गया है। इसी में मस्तिष्क व आत्मा के नियंत्रण के बारे में बताया गया। यहां तक क्लियर हो गया। अशोक का सबसे लंबा विलेख कौन सा है? 7वां। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसमें क्या दिखाया गया है? मस्तिष्क और आत्मा के नियंत्रण के बारे में दिखाया गया है। इसके बाद याद रखना 11वां अभिलेख। 11वां अभिलेख में अशोक की धर्म विजयों के बारे में दिखाया गया है। अशोक की धर्म विजयों के बारे में। ठीक है, इसके बाद 13वां अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पेपर में हुआ है, कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बारे में कौन सा अभिलेख दिखाया गया है? 13वां। और कलिंग का युद्ध किस में हुआ था? हाथियों को लेकर हुआ था, हाथियों को जीतने के लिए हुआ था। ठीक है, अशोक ने इसी युद्ध में नरसंहार को देखकर ने युद्ध में हथियार न उठाने का निर्णय ले लिया था। और इसके बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद देखो 14वां अभिलेख, लास्ट अभिलेख है, 14वां अभिलेख है। और इसमें धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा, धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा के बारे में दिखाया गया है। ये अभिलेख अपने याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभिलेख याद रखने जो पेपर सबसे ज्यादा हुए हैं। पहला अभिलेख संपूर्ण प्रजा राजा की संतान, वन्य जीव संरक्षण और पशु बलि पर प्रतिबंध, पहला अभिलेख में दिखाया गया है। दूसरा में राजा व कर्तव्य की जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करे, उनकी सेवा करे। और पशु और मानव चिकित्सा के बारे में दिखाया गया। तीसरा अभिलेख ब्राह्मणों का सम्मान और महामात्य की नियुक्ति और धर्मात्य की नियुक्ति, 5वां अभिलेख। 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। और इसी में मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण के बारे में दिखाया गया है। 7वें के बाद 11वां अशोक की धर्म विजयों के बारे में, अशोक की धर्म विजयों के बारे में कौन सा अभिलेख में दिखाया गया है? कौन से अभिलेख में दिखाया गया है? 11वां में। और 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध है। और 15वां अभिलेख में क्या है? जो धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा के बारे में। ये 15 अभिलेख में तहत 8 अभिलेख जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख है वे करवाए हैं। क्लियर हो गया? तो सॉरी 15 नहीं 14 अभिलेख हैं। ये बात जो 7 स्तंभ, 7 अशोक स्तंभ करवाएंगे और 7 अशोक स्तंभ के बारे में याद है आप क्लास को फिनिश कराएंगे। एक 5 मिनट का टॉपिक और है बस। करना रिवीजन है। अशोक के स्तंभ लें।
देखो भाई, पहला स्तंभ लेख देखो, टोपरा स्तंभ लेख। जो टोपरा स्तंभ लेख है वो कित मिला है? अम्बाड़ा। कित मिला ये? अम्बाड़ा। लेकिन फिलहाल में इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में। और दिल्ली में किसने शिफ्ट किया था इसे? फिरोज शाह तुगलक ने। अम्बाड़ा से फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, टोपरा स्तंभ हो गया क्लियर। टोपरा स्तंभ हो गया, कहां से मिला था टोपरा स्तंभ? लेकर अम्बाड़ा। लेकिन अम्बाड़ा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला कौन सा राजा था? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखो मेरठ स्तंभ है। मेरठ स्तंभ, जो मेरठ स्तंभ है ना, ये भी कहां मिला था? मेरठ में। लेकिन इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट कर दिया दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक ने मैंने 2 अशोक के स्तंभों को शिफ्ट किया था, मेरठ स्तंभ लेख को और टोपरा स्तंभ लेख को। इसके बाद देखो सारनाथ। सारनाथ तो अभी भी कहाँ है? सारनाथ। और सारनाथ तक के लिए क्या है? इसी के लिए क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। क्लियर हो गया? जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ याद रख लियो, ये प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ है कौशाम्बी। कहां से मिला ये? कौशाम्बी। बट इसे भी कहां स्थानांतरित कर दिया? प्रयागराज। फिलहाल कहा ये? प्रयागराज। ठीक है, याद रखना, जो प्रयाग स्तंभ है फिलहाल में कित है? प्रयागराज में है। और पहले काश बना था ये अशोक ने कौशाम्बी। और इस प्रयाग स्तंभ में 3 राजाओं ने अपने कुछ लिखवाए थे। मतलब ये लिख सकता इस स्तंभ में, इस स्तंभ में 3 राजाओं ने, या इस ये ले लो, इस स्तंभ को 3 राजाओं ने लिखवाने का काम किया था। पहला तो किसने किया? अशोक ने। ठीक है, अशोक के बारे में जानकारी दे, प्रयाग स्तंभ। दूसरा समुद्र गुप्त। तो ये तो समुद्र गुप्त को के बारे में जानकारी दे है। तीसरा जहांगीर। जो प्रयाग स्तंभ है वो 3 राजाओं के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि 3 राजाओं ने इसे लिखवाने का काम किया था। पहला अशोक ने लिखवाया, फिर इसके बाद इसमें समुद्रगुप्त ने भी अपनी आंकड़े ऐड करे, फिर इसके बाद जहांगीर। पहले कौशाम्बी में था, फिर कहाँ चला गया ये? प्रयाग। आज के थे ये प्रयागराज। जहां तक क्लियर हो गया? पांचवा अभी देख साक्षी स्तंभ। फिलहाल में हो खत्म हो लिया, नष्ट हो लिया। ठीक है, इसके बाद आओ लोरिया। लोरिया स्तंभ। जो ये लोरिया स्तंभ है ये याद रखना चंपारण बिहार में है। कहाँ ये? चंपारण बिहार में। किसका स्तंभ है ये भी?
अशोका, लास्ट रिकॉर्ड रामपुर स्तंभ, रामपुर स्तंभ। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट स्तंभ है रामपुर स्तंभ। ये भी चंपारण बिहार में था, ये भी कहाँ था, चंपारण बिहार में। बट फिलहाल में यो आज की है, यो अभी राष्ट्रपति भवन में, याद रखना, फिलहाल में कित है ये राष्ट्रपति भवन में, ये कित दिल्ली, ठीक है, याद रखना। ये 7 तो क्या है, स्तंभ है, 7 तो स्तंभ है और 14 अभिलेख जिनमें आवास शिलालेख को वहाँ उन मतापन है 8 मैंने बताए। और ये 700 के 700 अशोक टोपरा स्तंभ कहाँ, अम्बाड़ा में मिला था, टोपरा स्तंभ अम्बाड़ा में मिला था। फिलहाल में फिरोजा तुगलक ने कहाँ शिफ्ट कर दिया था, ये दिल्ली में। इसी प्रकार मेरठ स्तंभ को भी फिरोजा तुगलक ने कहाँ शिफ्ट कर दिया था, दिल्ली में। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आओगे पेपर में, मेरठ और अम्बाड़ा। सारनाथ स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह ले रखे भाई, सारे जाने हैं। प्रयाग स्तंभ में 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिल रहा है। सबसे पहले तो इसे लिखवाया था अशोक ने, फिर समुद्रगुप्त ने और बाद में जहांगीर ने, ठीक है। वो संधि से प्राप्त होया था। फिलहाल में कहा ये प्रयागराज में। शासी स्तंभ फिलहाल में खत्म हो लिया, ठीक है, नष्ट हो लिया। बौद्ध में स्तंभ बाबत एक था ये भी, ठीक है। और अशोक का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ को से माना जाता था, शासी स्तंभ को माना जाता था। लोरिया स्तंभ है चंपारण बिहार में और रामपुर स्तंभ है चंपारण बिहार से मिला था। फिलहाल में कहा ये राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, ठीक है। आज इतना ही, कल हम मौर्य वंश स्टार्ट करवाएंगे और मौर्य वंश का शायद एंड भी कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, आगे सुनाएंगे।